गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सावी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बिहेवियर साइंस की लास्ट क्लास में हमने अधिगम स्टार्ट किया था। अधिगम या लर्निंग स्टार्ट कर लिया था और इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद में विशेषताएं तथा अंत में हमने प्रकार लेके वहाँ तक एंड किया था। आज एक बार जो भी पिछली क्लास में हुआ था उसका स्पीडली मैं रिविज़न करूँगा ताकि जो आगे मैं पढ़ाऊँ वो आपको क्लियरली याद रहे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि लर्निंग कहते किसे हैं। सबसे पहले ये बताया गया था कि लर्निंग सामान्य भाषा में हम इसे सीखना कहते हैं, और लर्निंग होता क्या है, वो हमारे व्यवहार में आने वाला एक स्थायी परिवर्तन होता है। लर्निंग हमारे व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में हमने लिखी थी डेफिनेशन में जो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैंने आपको लिखी थी गिल्फर्ड की डेफिनेशन। गिल्फर्ड ने बताया था कि मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी विशेषताओं में ये पढ़ा था कि लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये जन्म से मृत्यु तक चलती है, इसमें व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यहाँ तक हमने विशेषताएं पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने पढ़े टाइप्स, जिसमें हमने दो टाइप्स लिखे थे। एक टाइप्स था मोटर, दूसरा था कॉग्निटिव। मोटर में गत्यात्मक और कॉग्निटिव में मानसिक। गत्यात्मक में हमने देखा था कि गति शब्द आ रहा है, इसलिए हमने बताया था कि ये शारीरिक क्रियाएं हैं या फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। और इसमें फिजिकल मूवमेंट है जैसे साइकिलिंग, राइटिंग, वॉकिंग, ये सभी इसमें ऐड होते हैं। और उधर कॉग्निटिव में हमने बताया था मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाओं में जैसे सोचना, शब्द भाषा का ज्ञान, शब्द चिंतन, चित्र आदि का ज्ञान मानसिक या कॉग्निटिव में आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं लर्निंग में मेथड। लर्निंग के मेथड, लर्निंग के क्या कौन सी विद्या होती है, इसमें हम मुख्य रूप से 4 विधियां पढ़ेंगे, जिसमें से पहली विधि है अबाधित या विभक्त विधि। अबाधित या विभक्त विधि में सबसे पहले आती है अबाधित विधि। अबाधित विधि में क्या होता है, जब हम सीखते हैं उसके उपरांत कोई भी हम विराम नहीं लें, बिना विश्राम के, बिना बाधा के रेगुलर सीखते रहें, वह विधि होती है इसकी अबाधित विधि। उसी के साथ एक और विधि आती है जिसको बोलते हैं विभक्त विधि। विभक्त विधि में क्या होता है कि अगर हम सीखते हैं और बीच बीच में सीखते समय ही बीच में अगर हम विश्राम ले लें तो वो विधि होती है विभक्त विधि। उसके बाद में ये हो गई 2 विधियां, अबाधित और विभक्त विधि, जो इसकी सबसे पहली विधि थी। अबाधित का मतलब बिना बाधा के, बिना विश्राम के रेगुलर पढ़ना। और उसके बाद में दूसरी विधि है विभक्त विधि, जिसमें हमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो पूरी विधि हमें सीखनी होती है, उसमें बीच में हम हल्का सा क्या कर लेते हैं, विश्राम ले लेते हैं, मतलब बीच में रेस्ट ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल वे में हम लॉन्ग टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हमें पता होता है हमें 6 घंटे पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में रेस्ट ले लेके पढ़ते हैं, तो वो हो जाती है विभक्त विधि। और अबाधित विधि मतलब जब से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बीच में कोई रेस्ट नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप रेगुलर पढ़ाई करना, वो विधि हो जाती है अबाधित विधि। उसी के साथ अब अगली विधि होती है नंबर 2, जिस पे आती है समग्र और अंश विधि। समग्र और अंश विधि ये भी वापस उसी तरीके से 2 भागों में बटी हुई है। पहला है समग्र, दूसरी अंश विधि। समग्र विधि में क्या होता है, संपूर्ण शिक्षण सामग्री को एक साथ सिखाया जाता है। जितनी शिक्षण सामग्री है, जैसे आपको एक चैप्टर है या फिर एक चैप्टर का कोई भी एक टॉपिक है, उसको बिना किसी सहारे के एक साथ पूरा लर्न किया जाता है, तो वो विधि हो गई समग्र विधि। इसी के साथ दूसरी विधि आती है अंश विधि। अंश विधि में जो चैप्टर आपको क्लियर करना है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका चैप्टर चल रहा है हमारा अधिगम, तो अब मुझे पता है कि अधिगम इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं आपको एक साथ एक ही दिन में एक ही टाइम में पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, इसको टुकड़ों में बांट दिया। जैसे टाइप्स तक मैंने कल पढ़ा दिया, आज मैंने उससे आगे मेथड से लेकर शुरू कर दिया, अब लास्ट तक चैप्टर रहेगा, उसके आगे का चैप्टर मैं और अगले दिन पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गया, मैंने आपका इस पूरे मेथड को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो अलग अलग टुकड़ों में बांट के अगर हम पढ़ते हैं, उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो वो विधि हो जाती है अंश विधि, जिसमें क्या होता है, जो सामग्री होती है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसके बाद आती है नंबर 3। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं सक्रिय और अक्रिय विधि। इसमें एक विधि आती है सक्रिय विधि, दूसरी विधि अक्रिय विधि। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये दो के पेयर्स एक ही विधि के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले पढ़ा था अबाधित और बाधित विधि, विश्राम विधि, विभक्त विधि। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर 2 पे
समग्र अंश विधि। अब नंबर 3 में पढ़ रहे हैं सक्रिय और अक्रिय विधि। सक्रिय और अक्रिय विधि में क्या होता है? सक्रिय विधि में ये होता है कि जो बच्चा होता है, जो सीखता है, वो खुद जो उसको सिखाया जाता है उस पर वो चिंतन करता है, मनन करता है। चिंतन मनन करने के उपरांत वो सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? चिंतन मनन करता है, फिर उसको उच्चारित करता है। मतलब सीधा ऐसे नहीं जैसे सामने पढ़ा उस पढ़ लिया, पहले वो खुद चिंतन करेगा, मनन करेगा। इसका मतलब उसकी भागीदारी क्या होगी? सक्रिय भागीदारी। एक्टिव होकर पढ़ता है, एक्टिव होकर चिंतन करता है, एक्टिव होकर उसे चिंतन मनन किया, उसके बारे में सोचा, उच्चारण किया, फिर उच्चारित करने के बाद में सीखा। मतलब उस पर अपना फोकस करता है, जिससे वो क्या आसानी से सीख पाता है। और नंबर 2 पे विधि आती है अक्रिय विधि। अक्रिय विधि में क्या होता है? विद्यार्थी बिना समझे, क्या बिना समझे रट कर शिक्षण सामग्री याद कर दी जाती है। ये स्थितियाँ ऐसी होती है जब किसी को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलता है, उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या करता है? बड़ी बारीकी से पढ़ता है, उस पर चिंतन मनन करके पढ़ता है और उसको अच्छी तरीके से समझता है, जो उसको अच्छी तरीके से सीख भी जाता है। परंतु जब अगर कोई बोरिंग सब्जेक्ट आ जाए जिसको उसको पढ़ने एक मजबूरी हो जाती है, तो वो क्या करता है? उसको बिना समझे सिर्फ रट के याद कर लिया जाता है। जैसे आपके सामने 2 सब्जेक्ट है, एक मेरा सब्जेक्ट हो गया बिहेवियर साइंस, एक आपके सामने आ गया बायो साइंस। मान लिया आपका बायो साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, तो जब आप बायो साइंस की क्लास पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, तो उसमें आप क्या करोगे? जब सामने पढ़ा होगा मटेरियल, उसमें चिंतन मनन करोगे, समझोगे, उसके बाद उच्चारित करके पढ़ोगे। और मेरा सब्जेक्ट अगर आपको बोरिंग लगा तो आप क्या करोगे? उसमें समझने की कोशिश ना करते हुए सिर्फ आप रटने का प्रोसेस करोगे। जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको रटोगे, रट के याद करने की कोशिश करोगे। यही करोगे ना? तो ये विधि हो गई नंबर 2 पे अक्रिय और सक्रिय विधि, जिसमें एक में जो विद्यार्थी होता है वो खुद सक्रिय रह के चिंतन मनन करके सीखता है, दूसरे में बिल्कुल सक्रिय नहीं रखे, बिना समझे सिर्फ रट के सीखने की कोशिश करता है। इसी से मिलती जुलती एक चौथी विधि आती है जिसको बोलते हैं तार्किक तथा अतार्किक विधि। तार्किक तथा अतार्किक विधि में क्या होता है? चलो देखते हैं। तार्किक विधि में क्या होता है? जब शिक्षण सामग्री को तर्क के आधार पर, किसके आधार पर? तर्क के आधार पर समझ कर याद किया जाता है, तो वो विधि हो जाती है तार्किक विधि। तथा जब अगर उसी मेथड को बिना तर्क के, बिना समझे एज इट इज सीधा याद कर दिया जाता है, बिना समझे सीधा याद कर दिया जाता है, तो वो हो जाती है अतार्किक विधि। अब आप ध्यान देना, जो हमने ऊपर एक विधि पढ़ी थी नंबर 3 पे, सक्रिय और अक्रिय विधि। सक्रिय में क्या था? चिंतन करके, उच्चारण करके, उसका मनन करके विद्यार्थी की सक्रियता होते हुए याद करना, और दूसरा बिना समझे रटना। चौथी विधि में एज इट इज होगा वो है तर्क के आधार पर उसको अर्थों को समझते हुए याद करना और शिक्षण सामग्री को बिना समझे याद करना। तो आप ध्यान रखना तीसरी और चौथी विधि, क्योंकि आपको मैंने क्लास में जब ये इसका डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था अधिगम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि ये आपके साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, उस टाइम में मैं आपको बता दिया था कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें बहुत हल्की सी बारीकी है। सिर्फ सक्रिय अक्रिय में क्या होता है? वो सक्रिय होता है वहाँ पर और चिंतन मनन करता है, पर तो इसमें क्या होता है? अपनी तर्क क्षमता के आधार पर जो सामग्री है उसके अर्थ को समझता है, उसकी भावनाओं को समझ के याद करता है, और इधर बिना समझे याद करता है। मतलब ये रटने वाला प्रोसेस हो गया। तो ये दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, परंतु इन दोनों को अलग अलग विधियों के तौर पर रखा गया है, तो इसलिए आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्रिय और अक्रिय विधि, और यहाँ पे है तार्किक और अतार्किक विधि। आपको बड़ा बारीकी से दोनों को याद करना पड़ेगा। चलो एक बार वापस हम पहली विधि से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विधि पढ़ी थी अबाधित और विभक्त विधि। अबाधित में क्या होता है? बिना किसी बाधा के, विश्राम के सीधा सीखने की प्रक्रिया होती है। आपके सामने मटेरियल है, आपको एनाटॉमी का कोई भी एक सिस्टम दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी, उसको आपको एक लर्न करना था, तो आपने क्या किया? उस सिस्टम को लेके बैठे, बिना किसी रेस्ट, बिना किसी विश्राम के एज इट इज पूरा लर्न कर लिया, याद कर लिया, आपने उसको कंटेस्ट कर लिया, अच्छी तरीके से समझ समझ के याद कर लिया। तो इसमें आपने कोई रेस्ट नहीं ली, पूरा प्रोसेस सिस्टम पूरा एक साथ याद कर लिया। और उसी के साथ अगर आपको जब ये इस विभक्त दे दिया जाए, तो उसमें अगर आपको साथ बढ़िया ज़्यादा चैप्टर दिए जाए, तो उस ज़्यादा चैप्टर को लेकर आप क्या करोगे? लंबा चौड़ा चैप्टर दे दिया जाए, बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा चैप्टर याद करने को बोल दिया जाए, तो अब आप उसको क्या करोगे? आप सीधा ये बोल दिए कि ह्यूमंस के जितने भी सिस्टम्स है उन सबको याद करो। तो अब आपको ये पता है कि आप ये सब सिस्टम एक साथ याद नहीं कर पाओगे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? 2 सिस्टम पढ़े, बीच में रेस्ट ली,
अगले 2 सिस्टम पढ़े, बीच में रेस्ट ली, यही करोगे। अगर आपके पास मटेरियल कम है तो उसको बिना बाधा के, बिना विश्राम के रेगुलर कर सकते हो। परंतु जिस कंडीशन में ये आ जाता है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और याद करने के लिए हमारे पास टाइम पड़ा है, पर इतना मटेरियल एक साथ हम याद नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम हम बीच में क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं और उसके बाद में पढ़ते हैं, मतलब बीच में विश्राम दे देते हैं। तो ये हो जाती है विभक्त विधि। उसके बाद नंबर 2 पे आती है समग्र और अंश विधि। समग्र का मतलब संपूर्ण विधि को एक साथ सीख लिया जाता है, जितना भी शिक्षण सामग्री उसको एक साथ सीख लिया जाता है। अंश विधि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाता है। जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस, आपका कोई भी चैप्टर है उसको आपको एक साथ नहीं बता सकते पूरा डिटेल में, ये चैप्टर ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, रोजाना की क्लासें लगती है आपकी, क्लासों में क्या होता है, कुछ कुछ चैप्टर्स, जैसे चैप्टर का कुछ हिस्सा आज पढ़ाएं, कुछ कल पढ़ाएंगे, कुछ परसों, ऐसे रोजाना आपके थोड़ा थोड़ा चलता है। तो ये हो गई अंश विधि। समग्र में एक साथ, अंश में टुकड़ों में बांट कर किया जाता है। सक्रिय विधि, सक्रिय विधि में क्या होता है, जो स्टूडेंट जो खुद होता है वो एक एक्टिव पर्सन की तरह कार्य करता है। खुद क्या करता है, सबसे पहले चिंतन और मनन करता है, उसके साथ बार बार उच्चारित करके सीखता है। मतलब विद्यार्थी खुद एक सक्रिय रहकर चिंतन मनन के साथ अपनी स्टडी जारी रखता है और सीखता है। उसी के साथ आता है अक्रिय। अक्रिय विधि में क्या होता है, वो निष्क्रिय रहता है, मतलब बिना समझे, बिना सोचे समझे एज इट इज याद किया और उसको रटने की कोशिश करता है। इसी के साथ आगे आती है, हमने पढ़ी थी तार्किक और अतार्किक विधि। तार्किक विधि में जब क्या होता है, तर्क के आधार पर, किसके आधार पर, तर्क के आधार पर विद्यार्थी समझते हुए उसको याद करता है, जबकि वही अतार्किक विधि में बिना समझे याद करता है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, आपको याद हो तो, कि जो तार्किक विधि है और अतार्किक विधि है और सक्रिय और अक्रिय विधि है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो आपको याद रखना है। सक्रिय अक्रिय में क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, चिंतन मनन करता है और इसमें बिना समझे रखता है। उसी तरीके से तार्किक में तर्क के आधार पर अर्थ को समझते हुए, किसके आधार पर, तर्क के आधार पर। अगर कहीं आपके तर्क से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए तर्क से, तो हो जाएगी तार्किक, और चिंतन मनन से रिलेटेड आ गया तो वो हो जाएगी सक्रिय विधि। और अक्रिय और अतार्किक दोनों एक जैसे ही, रट के याद करने का, तो इसमें छोटा सा अंतर है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट चैप्टर आता है, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ लर्निंग, लर्निंग के नियम। ये बात आप ढंग से याद करना और बड़ा अच्छी तरीके से याद करना। जो लर्निंग के नियम देने वाला वो कौन था, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। 3 नियम है, सबसे पहला नियम है तैयारी का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम। तीनों नियम इसके लास्ट क्लास में, जब हमने जो रेगुलर क्लासें थी उसमें इसका डिस्कस किया था, और मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए थे, तो इसलिए एक बार वापस ढंग से क्लियरली सुन लो। सबसे इसने थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 नियम दिए थे। पहला था तैयारी का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तैयारी का नियम में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य करने हेतु तैयार ही नहीं है, कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य करने हेतु तैयार नहीं है, अगर वो तैयार नहीं है तो उसमें अधिगम क्या होगा, होगा ही नहीं। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कार्य के लिए तैयार ही नहीं है, किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें अधिगम 0 रहेगा, मतलब अधिगम नहीं होगा। जैसे अगर आपको बोल दे आपको क्लास में बैठना है, अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती कितना भी बैठा दिया जाए, आपको कुछ याद होगा क्या, आप कुछ सीख पाओगे क्या, नहीं सीख पाओगे। आपका आउटपुट क्या निकलेगा, 0। सामने वाला कितना भी अच्छा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला क्यों ना हो, उसको पास कितना भी अधिक नॉलेज क्यों ना हो, परंतु जब तक हम खुद पढ़ने वाले अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, उसको सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो हम वो नहीं सीख पाएंगे। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है घोड़े का, कि एक घोड़े को प्यास लगी है और आप उसको तालाब पे लेके जा रहे हो, तो आप घोड़े को तालाब के पास लेके जा सकते हो, ये कर सकते हो, परंतु घोड़ा पानी नहीं पिएगा क्योंकि वो पीना नहीं चाहता है। जब तक घोड़ा खुद पीने को तैयार नहीं होगा तब तक वो पानी नहीं पी सकता है। तो तैयारी का नियम का मतलब पता चल गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो उसमें अधिगम नहीं होगा। अगर आपको बोले आप मोटरसाइकिल सीखो, मोटरसाइकिल सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो और सामने वाला आपको फोर्स करे मोटरसाइकिल चलाओ चलाओ चलाओ, तो क्या आप चला पाओगे क्या, आप नहीं सीख पाओगे। क्यों, क्योंकि उसको सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो इसलिए आप में वो अधिगम नहीं होगा। उसी तरीके से बाद में दूसरा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया।
पहला उपयोगी, दूसरा अनुपयोगी। मतलब उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का नियम। अभ्यास के दो नियम है, उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का नियम। उपयोगिता के नियम में ये होता है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होती है उससे हम जल्दी सीखते हैं या लेट सीखते हैं? जल्दी सीखेंगे। जो चीज़ हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो उसको हम जल्दी सीखते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए अनुपयोगी हो उसको हम नहीं सीख पाते हैं। जब आपको पता है आपको आगे जाके क्या करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में कम्युनिटी का पेपर नहीं होगा और बायो साइंस का पेपर अधिक मार्क्स का होगा, ज़्यादा नंबर बायो साइंस के आएंगे और कम्युनिटी का पेपर होगा ही नहीं, तो आपके आगे की जो सीखने की प्रवृत्ति वो क्या होगी? बायो साइंस को आप अधिक सीखने की कोशिश करोगे और इसी पे आप बायो साइंस जल्दी सीख पाओगे। परंतु जो कम्युनिटी जिसका पेपर होगा ही नहीं उसमें आपके सीखने की स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आपके काम की चीज़ होती है, जो आपके सीखने हेतु उपयोगी होती है, वो सीख आप जल्दी सीखते हो, और जो आपकी सीखने हेतु उपयोगी नहीं होती है उसको आप सीख नहीं पाते हो। एक तीसरा नियम आता है इसी का, प्रभाविता का नियम या प्रभाव का नियम। इस नियम में क्या होता है, अगर किसी को किसी भी चीज़ का प्रभाव से कोई कार्य करता है तो वो जल्दी सीखता है। जैसे नॉर्मल वे में हम स्कूल पढ़ते थे, छोटे बच्चे में ये प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। कोई काम किया, प्रैक्टिस शुरुआत की, शुरुआत में जैसे उसने अ लिखना सीखा है, ढंग से नहीं लिख पाया, वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है अ, तो उसमें क्या हुआ, ये चीज़ उसने सही नहीं लिखी थी, परंतु टीचर ने उसकी प्रशंसा की कि अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है तूने, काफ़ी अच्छा लिख रहा है, आगे जाओ और इम्प्रूव करोगे। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो और भी बेटर लिख के आता है, मतलब उसको लिखना आसानी से सीख जाता है। ये कंडीशन उस टाइम अप्लाई होती है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं। मतलब क्या हुआ, प्रशंसा के प्रभाव से, प्रशंसा के प्रभाव से वो जल्दी सीख रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, प्रभाव, किस चीज़ के प्रभाव से सीख रहा है। अगर आपको कोई कुछ कार्य दे दे, कोई भी चीज़ बनाने को बोल दे, आप वो चीज़ नहीं बना पा रहे हो और आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा डर, प्रेशर या फिर डर हो, तो उस डर के प्रभाव से आप क्या करोगे, वो काम जल्दी कर पाओगे। अगर आपको क्लास में बोल दिया जाए कि जो जो इतना तक अपना होमवर्क टाइम पीरियड बता दे कि वहाँ तक कंप्लीट नहीं करेगा उसको आज छुट्टी नहीं होगी, जैसे कि हमारे 12th तक होता आया था कि भाई होमवर्क कंप्लीट नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी या फिर छुट्टी नहीं होगी, तो क्या करते थे, जल्दी से कंप्लीट कर लेते थे। क्यों? वो छुट्टी का इफेक्ट था, छुट्टी नहीं बंद होने का इफेक्ट था, वो हमें जल्दी करवाने की कोशिश करता था। उसी तरीके से किसी और चीज़ का अगर प्रभाव हम पे पड़े तो उस पर हम जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि जो मैंने अभी उदाहरण बताया प्रशंसा वाला, प्रशंसा में हमेशा क्या होता है, जल्दी सीख जाते हैं। वापस अब हम ये जो 3 लॉज है, इस लॉ को तीनों को एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं। ये पहली बात, तीनों लॉ दिए किसने, तो सबसे पहले आपको ये नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम इसको ढंग से याद करना है। नाम देने वाला था थॉर्नडाइक, ये नाम देने वाला था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये नाम दिया और इसमें 3 नियम दिए। पहला नियम तैयारी का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम, उसी के साथ तीसरा नियम प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बताया था कि अगर तैयारी का नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तो तैयार है ही नहीं तो उसमें अधिगम नहीं हो पाएगा। अधिगम या सीखने के लिए वो व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रूप से उस कार्य को करने हेतु तैयार भी होना आवश्यक है। उसी के साथ अगला नियम आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास में उसने 2 चीज़ें बताई थी, उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का नियम। कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा करेगा जो उसके लिए उपयोगी हो, और कोई भी व्यक्ति उस चीज़ के लिए अभ्यास नहीं करेगा जो उसके लिए अनुपयोगी हो। और अगर कोई व्यक्ति जिसका उपयोगी हो उसका अभ्यास ज़्यादा करेगा तो अभ्यास जितना ज़्यादा करेगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सीखेगा, और अभ्यास जितना कम करेगा उसमें व्यक्ति उतना नहीं सीख पाएगा। ये 2 चीज़ें जो आपके यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अभ्यास के नियम में 2 नियम होते हैं, उपयोगिता और अनुपयोगिता। उपयोगिता मतलब जो काम की चीज़ें जल्दी सीख जाएंगी, जो काम की चीज़ नहीं उसे हम नहीं सीख पाएंगे। तीसरा नियम आता है प्रभाविता का नियम या प्रभाव का नियम। किसी भी व्यक्ति को किसी बाहरी प्रभाव के जरिए उसकी सीखने की गति पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई कार्य कर रहे हो उस पर अगर प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है तो आपकी सीखने की गति मंद हो जाएगी, परंतु उस कार्य पर अगर आपका प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा है तो उसकी सीखने की गति आपकी बढ़ जाएगी। आप अगर मोटरसाइकिल सीखना चाहते हो,
उसमें कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, अरे वह बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है, ये कर वो कर, इतना ऐसे कर, स्पीड इतनी रख तो तू जल्दी सीखेगा, तो उससे हम प्रभावित होकर जल्दी सीख जाते हैं। और कोई अगर यही बोल दे कि तू ऐसे चलाएगा नहीं सीख पाएगा, वहाँ पे गिरेगा वहाँ पे गिरेगा, तो उस डर के चक्कर से हम सीख नहीं पाते। तो हमेशा क्या होता है, जो प्रभाव होता है ये प्रभाव हमें सीखने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, तो पहले ये 3 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार वापस स्पीडली शुरुआत में बता देता हूँ। लर्निंग के मेथड ऑफ लर्निंग के 4 थे, अबाधित और विभक्त। अबाधित में बिना विश्राम के सीखते हैं, और विभक्त में बीच में रेस्ट ली जाती है। दूसरा नियम था, दूसरी विधि थी समग्र और अंश। समग्र में संपूर्ण शिक्षण को एक साथ पढ़ा जाता था, अंश को उस पूरे शिक्षण को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फिर एक एक टुकड़े को पढ़ा जाता था। उसके बाद आता है सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय में व्यक्ति सक्रिय रहते हुए चिंतन मनन करते हुए उच्चारित करते हुए सीखता है, जबकि अक्रिय में अक्रिय रूप में मतलब सक्रिय न रहते हुए बिना समझे ही रट के याद कर लेता है। उसके बाद में आता है तार्किक तथा अतार्किक विधि। तार्किक विधि में क्या होता है, शिक्षण सामग्री को तर्क के आधार पर अर्थ को समझते हुए याद करता है। जो तर्क है उनके तर्क को आधार मानते हुए उनके अर्थों को समझते हुए याद करता है, जबकि अतार्किक में वही बिना किसी तर्क के बिना किसी अर्थ को समझे हुए एज इट इज याद करता है। आगे फिर पढ़े थे लर्निंग के नियम। लर्निंग के हमने मुख्यतः जो नियम पढ़े थे वो 3 पढ़े थे। ये नियम देने वाले थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अगर तैयारी का नियम में क्या होता है, व्यक्ति सीखने को तैयार हो तो अधिगम होगा, और व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं हो तो अधिगम नहीं होगा। अभ्यास के नियम में क्या होता है, अगर अभ्यास का नियम को 2 भागों में बांटा था, उपयोगी नियम और अनुपयोगिता का नियम। जो चीज़ उपयोगी है उसको जल्दी सीखेगा, और जो चीज़ अनुपयोगी है उसको लेट सीख पाएगा। उसी तरीके से लास्ट नियम था हमारा प्रभाव का नियम या प्रभाविता का नियम। किसी भी व्यक्ति पर अगर सीखने से रिलेटेड सकारात्मक प्रभाव दिया जाए तो इसकी सीखने की गति बढ़ेगी, परंतु अगर उसको नकारात्मक प्रभाव दिया जाए तो उसकी सीखने की गति मंद हो जाएगी। तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, पहला लर्निंग की विधियाँ और दूसरा लर्निंग के नियम। ठीक है, जिसमें से आपको जो लर्निंग के नियम है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जैसा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है वैसे लर्निंग के मेथड और इससे आगे के जो आगे और हम पढ़ाऊँगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मुख्यतः लर्निंग के मेथड और लो आज की क्लास जो पढ़ाई है उसको ढंग से देखें, और ढंग से एक बार कम से कम उसको 2 या 3 बार देखें ताकि कोई भी डाउट क्लियर हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मेथड और लो वाला। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।